बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बदकिस्मती से वही कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। एक तरफ हमें मुल्क की सबसे बड़ी अदालत तक़सीम होती हुई नज़र आ रही है और दूसरी तरफ हुकूमत और अदालत उज़्मा तसादुम की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। आज के जरगे में हमें मजबूरन फिर सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के मामलात पे बात करनी पड़ रही है। अलबत्ता हमारे बेंच में ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी तरह हम ख्याली नज़र आए, क्योंकि यहाँ पे वैरायटी है और आज़ाद सोच रखने वाले लोग हैं। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब तो अब अदालत के साथ साथ जीयू के भी पहचान है। हसनात मलिक साहब एक्सप्रेस ट्रिब्यून से उनका ताल्लुक़ है और मतीउल्लाह जान साहब काफ़ी अरसे बाद सामने आए हैं, न्यू टीवी से उनका ताल्लुक़ है। मेन स्क्रीन पे बाज़याब हुए हैं। और हसन अयूब साहब ARY से उनका ताल्लुक़ है। हसन भाई से शुरू करते हैं, क्योंकि आप हर वक्त जो है वो अपनी मनमानी करते हैं, लेकिन मैं भी कुछ चीज़ों में बंधा हुआ हूँ ऐसे इस कुर्सी पे बैठ आप रेगुलेट करते हैं और मनमानी हम कर रहे हैं। हसन साहब, ये बताइए कि एक तो मजमूई तौर पर हम देख रहे हैं कि आप जैसे लोग जितने भी सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं तो उनकी अक्सरियत वो हुकूमत की हम ख्याल नज़र आ रही है। तो ये बताइए कि ये जो क़ज़िया है, आप बिल्कुल मेरिट पर राय दे दीजिए और आईन, क़ानून, इंसाफ, सहाफ़ती तकाज़ों को मद्देनज़र रख के कि इस क़ज़िये में हक़ बजानिब कौन है, चीफ जस्टिस साहब हैं या कि हुकूमत है? देखिए, सहाफ़ती इक़दार भी बाद में आएंगी, पहले मेरा ईमान आएगा। रमज़ानुल मुबारक का महीना जा रहा है। मेरा अपना अच्छा एक रिलेशन था। रिलेशन मेरे अभी आज भी मेरी तरफ से तो कम से कम है, कायम है चीफ जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब के साथ। लेकिन मेरी ज़ाती राय में इस वक्त जो हो रहा है वो इंसाफ नहीं हो रहा सुप्रीम कोर्ट में, और हक़ बजानिब जो है वो चीफ जस्टिस नहीं है। क्योंकि देखिए, आपने जो इंसाफ फराम करना है तो इंसाफ का होता हुआ दिखाई दे। यहाँ पर जब बेंचेस तश्कील पाते हैं तो लोग पहले ही, यानी सोशल मीडिया पर आप ट्विटर उठा के देख लें, फेसबुक देख लें, इवन के व्हाट्सएप मैसेजेस के अंदर लोग पहले बता देते हैं कि इस मुकदमे का फ़ैसला क्या होने जा रहा है, और ये रेशो बता देते हैं कि ये 3-2 का फ़ैसला है, ये 4-1 का फ़ैसला है, या ये मुतफ़िक़ा फ़ैसला है। इस हद तक जो है वो अब तासुर एक आ चुका है कि ये इतने ज़्यादा जानिबदारी चल रही है। और जो देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की एक बड़ी जमात है, ठीक है, वाबस्तगी होगी, उनकी फैमिलीज़ की भी वाबस्तगी होगी, लेकिन चीफ जस्टिस को या दीगर जजेस को उनको इंसाफ करना है। उनको यहाँ पर यह तासुर इस कम से कम इस तासुर को ज़ाइल करना है कि वो किसी की के लिए उनका सॉफ्ट कॉर्नर है। अब 25 मई को जो सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म था उसकी हुक्म अदूली हुई। उसके बाद तमाम इदारों ने अपनी रिपोर्ट्स दी, और रिपोर्ट्स आज तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं। उसको रद्दी बना दिया है, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। या और उसकी बात कर रहे हैं जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने उनको जलसे की इजाज़त दी और साथ ही शर्त लगाई कि आप लोगों ने H9 से आगे नहीं जाना। G9 H9 के दरमियान का इलाका मुख्तस किया गया था, और जो सुप्रीम कोर्ट में अश्योरिटी दी थी, एश्योरेंस दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने। और फिर जो है उसके बाद जब उनको कहा गया तो वो वहाँ से सेंटोरस के सामने तक तो पहुँच गए थे। फिर जहाँ पर जो आग लगाई गई, इमरान खान साहब का कंटेनर भी देखे ना कि सेंटोरस के पास पहुँच गया था, और जो उनके वर्कर्स थे वो तो डी चौक तक पहुँच गए थे। अब वर्कर्स को अगर आप एक प्रोसेशन करने जा रहे हैं तो फिर आपने पहले तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है, और जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने आपको परमिशन दी हुई है फिर आपने वहीं पर जाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना है, आप वॉयलेट नहीं कर सकते। और जब आपने इंश्योरेंस सुप्रीम कोर्ट यानी मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में दी हुई है, तो ये सब कुछ हुआ, सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन वो रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ने उस पर खामोशी इख्तियार कर रखी। अब ये खामोशी, लेकिन वो तो कई हज़ार केसेस इसी तरह पेंडिंग पड़े हुए हैं, शायद उसकी अभी बारी नहीं आई है ना। देखें, वो बाकी किसी के ऊपर आता है तो फिर आप देख लें कि यहाँ पर हमारी हालिया जो आप तारीख उठा के देख लें तो तलाल चौधरी, निहाल हाशमी, दानियाल अजीज़, इन 3 लोगों को जो है वो डिस्क्वालीफाई किया। अगर वो डिस्क्वालीफाई किया और इसके साथ साथ अगर देखें तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को चलें आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया, फिर डिस्क्वालीफाई करने के बाद आपने 62(1)(f) की तशरीह की, और उसके बाद उनको ताहयात नाअहल करार दे दिया। अब मौजूदा चीफ जस्टिस कहते हैं कि ये एक सियासतदान का जुडिशल मर्डर है, ये उसका मर्डर है, उसको मर्डर जो है उन्होंने करार दिया। तो उनके पास अपने पास इख्तियार था ना, सो मोटो रिव्यू करके सुप्रीम कोर्ट आज भी 62(1)(f) को जो है वो ख़त्म कर सकती है, उसकी तशरीह कर सकती है कि ये ताहयात नहीं है, ये 5 साल के लिए है, ये 1 टाइम है, या जो भी करना चाहें। तो इसकी तशरीह तो करने का इख्तियार हासिल है ना, लेकिन उस तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ CCPO का
जो CCPO लाहौर की ट्रांसफ़र का केस था, उस केस के ऊपर 2 जजेस जो हैं वो अपना नोट लिखते हैं और उसके ऊपर सो मोटो सुप्रीम कोर्ट इन्वोक करती है अपनी जुरिसडिक्शन और उसके बाद केस जो है वो शुरू हो जाता है। अब वो केस देख लें कि वो 9 मेंबर बेंच बना और उससे होता होता अब 3 मेंबर पर आ चुका है और वो ही 3 मेंबर्स हैं जिनके ऊपर तमाम सियासी जमातें इस वक्त जो गवर्नमेंट में मौजूद हैं वो तमाम की तमाम जमातें अदम एतमाद का इजहार कर रही हैं। इवन सिविल सोसाइटी, इवन पाकिस्तान बार कौंसिल जो वकला की सबसे बड़ी नुमाइंदा तंजीम है, वो कह रही है फुल कोर्ट बनाएं, लेकिन चीफ जस्टिस फरमा रहे हैं कि नहीं, हमें जो है वो 20 घंटे हमारे गुजर चुके हैं और 20 घंटे का वक्त हम ज़ाया नहीं कर सकते। अब हमने वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। मूविंग फॉरवर्ड के लिए आपको कंसेंसस चाहिए, आपको चाहिए कि लोग जो हैं वो आपके फैसलों पर एतमाद करें, यकीन करें, और इसके लिए सबसे बेहतर सोल्यूशन फुल कोर्ट बनाना था। लेकिन अव्वल तो बेसिकली 4-3 का फैसला आ चुका है, इनको ज़रूरत ही नहीं है नहीं। इसमें ज़रा मैं मतीउल्लाह जान साहब की तरफ चलते हैं कि ये जो प्रेडिक्टेबिलिटी की बात की जाती है कि जी आप पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये लोग ये फ़ैसला देंगे, तो अब जब आईन में बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में लिखा है कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन होंगे, तो फिर ज़ाहिरी बात है कि बज़ाहिर तो लगता यही है कि यही 3 जजेस आईन की रूह पे, अमल दरामद पे इसरार कर रहे हैं। सलीम साफ़ी साहब, आइन में वाज़ेह तौर पे लिखा है कि 90 दिन में इलेक्शंस होंगे, तो इसके बाद तो फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाना ही नहीं चाहिए क्योंकि आइन में लिख दिया गया है। मगर अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया है तो फिर आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का बेंच बनना चाहिए और आइन में के अंदर ये गुंजाइश नहीं है कि चीफ़ जस्टिस अपने इंतज़ामी अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए वो एक ऐसा बेंच बनाएं कि जिसमें ख़ास किस्म का फ़ैसला आए। ये आइन इसकी इजाज़त नहीं देता। मुझे माज़रत के साथ एक लतीफ़ा याद आ गया। लतीफ़ा बहुत ज़रूरी है और रेलेवेंट है कि एक दर्जी था, वो कपड़ा 62-63 पे पूरा तो उतरता है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल लतीफ़ा या दर्जी? हाँ, दर्जी एक दर्जी था, वो कपड़ा ख़रीद के लाया। हाँ, बल्कि कोई गाहक था, बड़ा महंगा कपड़ा लेकर आया और दर्जी को दिया। उसने कहा कि यार ये मेरा कमीज शलवार तुमने बनाना है, तो वो दे के चला गया। 2-3 दिन बाद जब वापस आया तो दर्जी ने उसको काछा पकड़ा दिया, एक वो कपड़े का अंडरवियर काछा बना के दे दिया। उसने कहा मैंने तुम्हें कमीज शलवार का कहा था। तो उसने कहा सर जी बस मेरा बच्चा है, वो काम सीख रहा था, उसने कमीज़ बनाना शुरू की तो कपड़ा उससे ज़्यादा गलत कट गया, तो उसने उसकी शर्ट बना दी और जो शलवार की जगह जो है उसने पजामा बना दिया। फिर मैंने उसको जब डांट टपट की तो उसने फिर दोबारा जो है वो शर्ट काटना शुरू की, तो वो शर्ट ख़राब हो गई और नीचे पजामा जब उसने काटना शुरू किया तो वो काछा रह गया। तो अब मसला ये है कि बनाने की कोशिश तो हमने शलवार कमीज़ की थी, अब काछा रह गया और यही पहन के गुजारा करें। तो उस गाहक ने कहा यार भाई अब मैं ये काछा पहन के बाज़ार में और पब्लिक में तो नहीं आ सकता, मगर मुझे ये लग रहा है कि अब जो भी फ़ैसला होगा वो कैसा पहन के होगा और सारी पब्लिक के सामने होगा। क्योंकि 9 जजों का बेंच साफ़ी साहब स्टार्ट हुआ और 2 जजों ने रिक्यूज़ किया एक ही इशू पे, फिर 2 जजों ने अपनी राय दी उसी इशू पे, ये चारों बाहर हो गए और फिर 5 जजेस में से 1 जज ने रिक्यूज़ किया उसी वजह से, और फिर चौथे जज ने भी रिक्यूज़, और आखिर में ये 3 जजों का बेंच रह गया। ठीक है, तो ये अब इस तरीके से तो फैसले नहीं होते ना। इशू ये नहीं है कि 90 दिन में इलेक्शन, ये जज भी यही चाहते हैं या कोई और भी ये चाहता है। अगर ये 90 दिन आइन की मंशा है तो फिर तो बंदियाल साहब को खुद अकेले बैठ के कर लें, क्योंकि वो आइन में भी 90 दिन है तो बंदियाल साहब भी यही कह रहे हैं। फिर तो मेरे कहने पर भी 90 दिन में करा देना चाहिए, फिर सुप्रीम कोर्ट की क्या ज़रूरत है, क्योंकि आइन कह रहा है। तो इशू ये है ही नहीं कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए या नहीं। इस वक्त इशू ये है कि आपने कमीज शलवार बना के देना था, आप उसे काछा नहीं बना सकते। आपने 9 जजों का बेंच बनाया, आपको 6 जजेस छोड़ के चले गए। लेकिन मतीउल्लाह जान साहब, कानून में इख्तियार चीफ जस्टिस का है कि वो काछा बनाए या कमीज बनाए या वो बनाए, बेंच बनाने का इख्तियार तो उनके पास है। कानून में नहीं है, ये कवायद में है। हाँ, कवायद रूल्स में अभी पार्लियामेंट बनाएगी और पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून और आइन के मुताबिक कवायद तरतीब दिए जाएंगे और फिर उस कानून के तहत जो होना है। लेकिन अभी वो सदर के दस्तखत तो नहीं हुए ना, वो तो कानून नहीं बना है ना, नहीं तो बना ना। पिछले कानून कवायद की रूह से चीफ जस्टिस के पास है। अगर चीफ जस्टिस चैम्बर में बैठ के ये तय कर रहा है कि इस मामले के ऊपर 9 जजों का बेंच बन रहा है और फिर जज छोड़ के जा रहे हैं, 6 जज छोड़ के चले गए, 3 रह गए, तो वो चीफ जस्टिस का जो इंतज़ामी अख्तियार है वो उस इंतज़ामी अख्तियार का फ़ायदा लेकर आइन की तशरीह के लिए आइनी अख्तियार जो है उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता,
उसको रद्द बदल नहीं कर सकता। उसे पता है कि ये 3 जजेस क्या, बल्कि पूरी कौम को पता है कि 3 जजेस क्या फैसला देंगे। लेकिन ये भी पूरी कौम को पता है कि क़य्यूम सिद्दीकी साहब क्या राय देंगे। और लोग अब पीटीआई के लोग ये भी एतराज़ कह रहे हैं कि ये जो अदलिया का शलवार कमीज़ था उसको काछा बनाने में आप जैसे लोगों का भी हाथ है। एक तो उसको सियासत में मुलविस किया, फिर आप लोग उसी तरीके से उनमें फूट डालते रहे कि नतीजा यहाँ तक आप पहुँचा। आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अगर ये इल्ज़ाम पीटीआई का तो इसकी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका मतलब है कि इंतहाई भौंडा और गलीज़ किस्म का गुफ्तगू है जिसका जवाब भी देना नहीं चाहिए। सगे 12 कम न कुन इद्रिस के गदार। आप यूँ समझे कि ये मेरा इल्ज़ाम है, आप जैसे लोगों ने इफ्तिखार चौधरी को और साकिब निसार को और फिर जाके किसी केसेस में आप लोग फरीक बने, चलो ये मैं इल्ज़ाम लगाता हूँ, मैं तो पीटीआई नहीं हूँ। चले, हम जो था वो सब हम लोग तो कवर कर रहे थे और इवेंट जिस तरह से अनफोल्ड हो रहे थे वो आप तक पहुंचा रहे थे। और दूसरी बात ये है कि क्या इस प्रिंसिपल को एडहेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कि एक फ़ौजी आमिर जो है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बाल खींचे और आपकी जो अदलिया है उसको मफलूज कर दे। क्या ये हमारे हक़ में है? अगर इस बात को भी देखा जाए तो वो एक प्रिंसिपल की एक जो है ना वो बात है, किसी की ज़ात की हैसियत के हवाले से नहीं है। तो ये अदलिया की आज़ादी का मतलब वो आसमा जहांगीर कहा करते थे कि मादर पिदर आज़ादी नहीं है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस जी, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मुस्लिम लीग की भी एक हिस्ट्री तो रही है ना अदलिया से पढ़ा कर रही है, बिल्कुल रही है। तो आप ये नहीं समझते कि अब फिर मुस्लिम लीग अपने उस माजी की तारीख को दोहरा रही है? देखिए, अगर अब आपका इशारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है ना, सज्जाद अली शाह के वाक़े की तरफ है ना। वो जब राउडीज़म का केस हुआ था जिसमें अख्तर रसूल, मियां मुनीर और बाकी लोग जो हैं उनको सज़ाएं भी हुई थी, उसकी भी आप पीछे जाके देखिए तो वो अदलिया के अपने अंदर एक शुरू हुई थी कि जब जस्टिस सज्जाद अली शाह की बतौर जज तकर्री के हवाले से एक कोयटा के बेंच ने फैसला दिया था। और उस वक्त भी ये हुआ था कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के ज़रिए से, जो कि उस वक्त सीनियर प्यूनियर जज थे सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब, उन्होंने एक लार्जर बेंच तश्कील दिया। अब ये नहीं हो सकता है कि एक जज अपने अ मैन कैनट बी जज ऑफ हिज ओन कॉज, कि अपनी फ़ैसला करने के लिए मैं खुद ही जज हूँ, तो वो नहीं हो सकता। एक आफाकी प्रिंसिपल है। तो वो जो बेंच बनाया उन्होंने, तो सज्जाद अली शाह साहब जो हैं उन्होंने एक और बेंच बना दिया। उस पे फिर जो है ज़ाहिर है कि वो जज साहबान के अंदर दरमियान में हुई, क्योंकि वो भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव मामले से शुरू हुई थी बातचीत, और फिर उसके बाद फिर सज्जाद अली शाह साहब को जाना पड़ा था। तो ज़ाहिर है कि उस वक्त भी एक प्राइम मिनिस्टर को कंटेम्प्ट के नोटिस पे घसीटा जा रहा था, लोग आए थे। आज आपने देखा नहीं, इमरान खान साहब जो हैं वो उसी रवायत क्यों लेके चल रहे हैं? जब वो अदालतों के अंदर पेश हो रहे हैं, जो मार धाड़ हुई है आपने भी देखी है, हमने भी देखी है और सब ने देखी है, तो उसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। देखें, अदालतों का एहतराम बिल्कुल होना चाहिए, जायज़ बात है। अब जब तक, क्योंकि एग्जेक्टिव का जो भी रियासती जबर है उसके ख़िलाफ़ अगर कोई ढाल बनता है तो वो अदलिया बनती है, और अदलिया जो है वो सिविल लिबर्टीज़ को कर्टेल नहीं करती है, उसको बढ़ाती है। तो इसमें आप किस बुनियाद पे कहते हैं कि चीफ जस्टिस का इसरार नाजायज़ है? देखें, जैसे ये कहा जाता है ना कि किसी साइल का ये हक़ नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी का जज कहे कि जी मेरी मर्ज़ी के जज के सामने लगाएं। इसी तरह से किसी जज का ये इख्तियार नहीं है कि वो कहे कि मैंने मखसूस मुकदमा मैंने ही सुनना है। ये उसी वक्त नाअहल हो जाता है जब वो कोई जज इस तरह की बात करे या कोई लिटिगेंट इस तरह की बात करे। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? यहाँ पे तो हल्का सा इशारा आता है। जो पुनीशा का केस है उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और फिर हमने देखा कि ज़रा सा एक जज था, उसका ज़रा सा बाइस था, किसी कंपनी के एक इशू के अंदर उनके शेयर थे तो वो अपने आप को अलहदा कर लेते थे। यहाँ पे तो क्लास फेलो हैं जो एक पॉलिटिकल पार्टी के या दोस्त हैं और वो पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हैं, और जब आप चीफ जस्टिस बनते हैं तो वो वाहिद आदमी उस वक्त चीफ जस्टिस हाउस के उस इशाइये में होता है। ठीक है, जज के एक अपने ताल्लुकात होते हैं, उसका एक फैमिली भी है, उसके दोस्त भी होते हैं, मेरे एतराज़ की बात नहीं है, लेकिन फिर आपको अपनी ज़ात से ऊपर उठ के इंसाफ ना सिर्फ हो बल्कि होता हुआ भी नज़र आए कि अगर मेरे साथ किसी का ज़रा सा भी ताल्लुक है तो मुझे वो चीज़ नहीं सुननी चाहिए, आपको वैसे ही नहीं सुननी चाहिए।
तो आप भी हमारे अपने चैनल के हैं, तो कहीं ऐसा ना हो हसनात भाई ये समझे कि जी उनके साथ ज्यादती हो रही, तो मैं ज़रा उनकी तरफ जाऊं। हसनात भाई इस सियासत को एक तरफ रख लीजिए। इस पे जो अभी आपने फुल कोर्ट की बात की थी ना, देखें एक अजीब सी बात है कि जब किसी जज की नौकरी का मामला होता है तो फुल कोर्ट ज़रूर बनता है, चाहे वो इफ्तिखार चौधरी हो, चाहे वो जस्टिस काजी फाइज ईसा हो। जब एक कौमी इशू है जिसने पंजाब या सरहद आप दोनों को मिला लें तो कम से कम 60 खैबर पख्तूनख्वा माजरत, तो उसका जो है वो इतना बड़ा इशू है और पूरे पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिक्स को चेंज कर देगा या सियासत को या हक़ हुक्मरानी को, हर चीज़ को बदल देगा, उस पर कौन सी ये नाजेबा इस्तदा है कि जनाब एक फुल कोर्ट बना दीजिए। क्या फ़र्क पड़ता है? अगर आप नहीं समझते कि क्या जो हल्फ आइन के तहत आपने उठाया आपके ब्रदर जजेस ने नहीं उठाया। अच्छा, फुल कोर्ट बनाने और इसी तरह बेंचेस बनाने के लिए कई मरतबा वक्फे भी हुए अदालती कार्रवाई में और मुशावरत भी। तो हम भी एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हसनात भाई किराया लेते हैं। नाज़रीन गुफ्तगू जारी रखेंगे एक वक्फे के बाद। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। हसनात भाई सब चीज़ें एक तरफ रख के, यानी सियासतदान क्या कहते हैं, पीटीआई क्या कहती है, नून लीग क्या कहती हैं, हम जैसे कानून से बेखबर सहाफ़ी क्या कहते हैं, आप क्या समझते हैं कि इतने अरसे से आप सुप्रीम कोर्ट को कवर कर रहे हैं, इसमें कौन सा मौक़िफ़ दुरुस्त है? ये बेंच कितने का था? अभी ये 3 रुकनी बेंच की क्या हैसियत है? इससे पहले जो यहिया अफरीदी साहब और मंदुखेल साहब और उनके ऑर्डर्स के या उनके नोट की, उसकी क्या हैसियत है? कानून और रूल्स क्या कहता है? देखें साफ़ी साहब, इस वक्त तो अगर आप देखें तो कानून रूल्स तो है ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में 2 धड़े हैं, दोनों कोशिश कर रहे हैं कि मेरी सुप्रीमेसी हो, और दोनों साइड पे कानून का हवाला दिया जा रहा है, रूल्स का हवाला दिया जा रहा है। एक कह रहा है कि मेरे इख्तियार है डिस्क्रिशनरी, जो मैं करूं मैं कर सकता हूं। दूसरी साइड पे एक धड़ा है, वो कहता है हमने जुडिशल ऑर्डर पास कर दिए और हम मेजॉरिटी में हैं, आप 4 हैं 3 हैं, लेकिन चीफ जस्टिस कहता है जी मेरा इख्तियार है। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो अब लोग कह रहे हैं ना कि जी नून लीग कर रही है, ये लड़ाई तो जस्टिस काजी फाइसा केस के बाद से सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रही है। चीफ जस्टिस है, उसके इख्तियारात लामुतनाई हैं, दूसरी साइड पे जजेस हैं, उनमें मसला ये आ रहा है कि वो एक उनमें रिजेंटमेंट है कि जब पोलिटिकल हाई प्रोफाइल केसेस आते हैं तो क्यों चीफ जस्टिस अपने लाइक माइंडेड जजेस को बार बार अपने साथ बिठाता है, क्यों? अब देखें इस वक्त कोई आदाद शुमार है कि अभी तक ये बेंच कितने सियासी मुकदमात सुन चुका है, और ये जो फाइज ईसा साहब और जस्टिस याहिया साहब किस तरह कितने बेंचेस में बैठे? अभी जो चीफ जस्टिस का टेनोर बंदयाल साहब का चल रहा है कि एक केस में भी जस्टिस काजी फाइसा को किसी पॉलिटिकल केस में साथ नहीं बिठाया। तारिक मसूद, जस्टिस तारिक मसूद, सरदार तारिक मसूद जो नंबर 3 हैं, उनको नहीं बिठाया। अच्छा। और जस्टिस इजाजुल एहसन तकरीबन आप 95% से प्लस वो साथ बैठे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर उनके साथ बैठे हैं। जस्टिस मुनीब, जस्टिस इजाजुल एहसन, चीफ जस्टिस बंदयाल, इनका एक धड़ा जो रहा है साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साथ। तो अब ये लोगों की तरफ तो से ये भी होता है ना कि कुछ एक गैर महसूस अंदाज में कुछ जजेस की स्पेशलाइजेशन हो जाती हैं, कुछ क्रिमिनल के स्पेशलाइज हो जाते हैं, कुछ आईनी उसके। तो ऐसा तो नहीं है कि ये 3-4 जजेस जो है सियासी उमूर के माहिर हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल से कॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं, वो तो बेसिकली टैक्स मैटर्स वगैरह देखते हैं। जस्टिस काजी फाइसा हैं, उन्होंने 5 साल बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एज चीफ जस्टिस काम किया है। उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर भी आए हैं, बड़े बड़े केसेस कई उन्होंने फैसले भी किए हैं उनमें। तो अब यानी हैरानगी की बात है कि क्या वजह है, कोई क्राइटेरिया हो, रूल्स बने, छोटे सूबों के आप उस तरह जजेस जो हैं सीनियर जजेस उसको आप इग्नोर करते हैं। अब जब इस वक्त आप देखें तो जो ये बेंच बना है इसमें चीफ जस्टिस बंदयाल पंजाब के हैं, जस्टिस इजाजुल एहसन पंजाब के हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर गो कि वो ओरिजिन पंजाबी हैं लेकिन हैं सिंध में, वो भी हैं। केपी असम्बली का इशू है, केपी का कोई जज भी नहीं बैठा हुआ। जस्टिस अतर मिनल्ला तो या जस्टिस याहिया अफरीदी, इनके हवाले से कोई ये नहीं कह सकता कि ये इनका बड़ा बैलेंस अप्रोच रही है। इवन जस्टिस याहिया अफरीदी वो जज हैं जिन्होंने जस्टिस काजी नहीं, जस्टिस अतर मिनल्ला हैं तो केपी के, लेकिन वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हैं। लेकिन एक डोमिसाइल है, चले आप हरीपुर से हैं,
लेकिन बात यह है कि ये बड़ा सेंसिटिव जो इस किस्म के मामला नहीं, तो पंजाब की आबादी ज़्यादा है, मसलन हमारे इस बेंच पे भी तो पंजाब की अक्सरियत है, ये तो खैर पोटोहारी है या नहीं, वो होनी पहली चाहिए। बात तो ये कि ये कहाँ लिखा हुआ है कि किस सूबे से कितने जज होंगे, आइन के अंदर कहीं लिखा हुआ है तो बता दीजिए। ये अपनी एक प्रैक्टिस है कि जनाब एक सूबे के बहुत ज़्यादा लोग होंगे और एक के नहीं होंगे। नहीं, लेकिन देखें उसमें ये है कि उसमें एक होनी रिप्रेजेंटेटिव। अब देखें खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल ने पेशावर हाई कोर्ट के 3 जजेस का वफ्द मिला चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल से, जस्टिस काजी फैसल। उन्होंने बड़ी रिजेंटमेंट का शो की कि जी हमारे जजेस क्यों नहीं एलिवेट किए जा रहे सुप्रीम कोर्ट। इस वक्त अगर आप कह रहे हैं तो एक जज जस्टिस याहिया अफरीदी 5 साल से पेशावर हाई कोर्ट से कोई जज एलिवेट नहीं हुआ। अभी पेशावर हाई कोर्ट की जज मुसरत हलाली, हाँ, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि आपने कहा ना कि मसलन 5 साल से कोई एलिवेट नहीं हुआ, एक जज एक दिन के लिए जज बना। अब मुसरत हलाली साहबा वो इनका शानदार कैरियर है, ये देखें कि अब वो एक्टिंग बनी तो यहाँ से क्यों नहीं। अब ये देखें ना, क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन है, उनको नहीं पता था कि एक सूबे के चीफ जस्टिस का मामला हो रहा है? क्या उनके लिए ये इतना गैर अहम मामला था कि जुडिशल कमीशन की मीटिंग ही नहीं बुलाई गई? चलें, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं आया, वो पता नहीं किस वजह से नहीं आया, लेकिन उसकी कोई वजह हो सकती है। लेकिन इसकी क्या वजह थी कि यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा को पनिश किया जाए कि वहाँ पे, और बिलखुसूस खातून जज जब चीफ जस्टिस बनने वाली है, क्या अब अगर आप मीटिंग नहीं बुलाएंगे तो वो बतौर एक्टिंग चीफ जस्टिस ही रिटायर हो जाएंगे? अगस्त के अंदर शायद उनकी भी रिटायरमेंट है। और ये उनका अपना करने का काम है, मतलब ये काम है जो सुप्रीम चीफ कोर्ट जस्टिस करने का, सुप्रीम कोर्ट का करने का काम है। हाँ। और जो दूसरी बात ये कह रहे थे ना कि धड़ों की वाली बात है, इसको ज़रा थोड़ी सी समझ लीजिए। जैसे मंसूर अली शाह की जो जजमेंट आई है उसके अंदर उन्होंने बड़ी खूबसूरती से इसको एलेबोरेट किया कि ये सिचुएशन है क्या। वो ये कहते हैं कि एक होती है शाही सुप्रीम कोर्ट कि जो हर जज के अपने जो है ना वो अपने मूड के ऊपर या उसके बदलते लम्हात के ऊपर जो है ना वो चले, तो ऐसी सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं शाही सुप्रीम कोर्ट। और तो एक होती है शाहाना रवैया ना अपनाए ना, हसनात भाई को अपनी बात पूरी करने दे। मैंने सवाल उनसे पूछा था, फिक्रा और फिर उसके बाद आप असरात साहब को कह दीजिएगा। एक मन मर्जी की सुप्रीम कोर्ट बनाना चाहते हैं और जो जज हैं वो ये चाहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक शफाफ अंदाज के अंदर सुप्रीम कोर्ट चले। अब कल भी जो चीफ जस्टिस ने इतनी लंबी जज्बाती तकरीर की जिसमें वो रो पड़े, उसमें कि उसके बाद एक प्रेस रिलीज आई जिसके अंदर एक पर्टिकुलर फिक्रे जो हैं वो भिजवाए गए। क्यों चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी उस पूरी स्पीच का टेक्स्ट जारी नहीं करते? क्यों हर प्रोसीडिंग का एक टेक्स्ट जो है कि उसके अंदर क्या कार्रवाई हुई है क्यों नहीं जारी किया जाता है? मतलब ये बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं जिनको करना चाहिए। फिर आप मंदो खेल साहब की बात सुने, वो कहते हैं कि जो रिक्यूज़ करने के बाद जो ऑर्डर लिखा गया, मैं वहाँ बैठा था, मुझे मशावरत में शामिल नहीं किया गया, जिसकी बुनियाद पर वो बेंच से उठे। तो हम तो हसनात भाई को मशावरत पे शामिल कर लेते हैं। ये आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। देखिए, जो कुछ जजेस बार बार हाई प्रोफाइल केसेस में बैठे हैं, उनके हवाले से जनरल बाजवा ने भी कुछ बातें की, कुछ मोहम्मद खान भट्टी की वीडियो में भी आई हैं, कुछ डेटा है। ये सारी चीज़ें मिला के अब देखें, एक काम है 90 दिन का। कोई भी इस वक्त जज ये नहीं कह रहा कि 90 दिन में इलेक्शन ना कराया जाए। जस्टिस अतर मिनल्ला का जो सवाल था वो पर्टिनेंट था कि क्या जो एक आदमी जिसका अगर वफाकी हुकूमत ख़त्म हो जाए तो वो क्या सूबों की ऐसे ही ख़त्म कर देगा? कोई स्ट्रक्चर, ये जो इख्तियार है चीफ मिनिस्टर का, ये भी देखें कि वैलिड हुई है जो रेजोल्यूशन हुई है पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की। चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी ठीक है, वैलिड पॉइंट है, वहाँ डिक्टेट कराया, लेकिन जब ऑर्डर आया तो वो चीज़ नहीं थी। मेरा ख्याल है ये भी होना चाहिए कि इमरान खान साहब का तो कोई, उनका तो जो अगर देखें तो उन्होंने तो 1 साल में सारे इंस्टीट्यूशन को इनफेक्टिव किया। नेशनल असम्बली से वो बाहर निकल आए, इलेक्शन लड़ते थे फिर भी नहीं गए। खैबर पख्तूनख्वा में तो उनकी मेजॉरिटी थी फिर भी वो छोड़ के चले। क्या गारंटी होगी कि आज सुप्रीम कोर्ट ये इलेक्शन कराएगी तो इमरान खान साहब जो हैं वो फिर असम्बली में बैठेंगे और इतना वो क्या पता वो कहेंगे जी नहीं हमने फिर जब तक मुझे इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म। अच्छा हसन अयूब साहब, ये जो बात इन्होंने की कि देखें एक साइड भी कानून का हवाला दे रहा है, दूसरा भी कानून का हवाला दे रहा है। इमरान खान साहब जो कुछ करते रहे वो भी आइन और कानून की बात करते हैं, और हुकूमत भी जो कुछ करती है और या अपोजिशन में करती रही वो भी आइन और कानून का हवाला देते हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जो जजेस के खुसूसन इस इशू से मुतालिक जो 2 मुख्तलिफ आरा हैं, उसमें किसकी राय, किसका अप्रोच वो कवायद और कानून के मुताबिक है और किसका उससे कंट्राडिक्टरी है?
देखिए, बात ये है कि चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जस्टिस उमता बंदयाल, उनका पहला तो मामला ये था कि जब उनसे पहले दिन ही सब लोगों ने कहा कि फुल कोर्ट बना दें, तो वो कौन सी ज़िद है, कौन सी अना है कि वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद को वो शामिल नहीं कर रहे। लेकिन जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी, जिनकी ऑडियोज़ आ चुकी हैं, जिनके बारे में मोहम्मद खान भट्टी जो है उनके बेटों के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहा है कि वो उनके फ्रंट मैन हैं और सुबह होती है तो वो करप्शन शुरू करते हैं और रात गए तक वो करप्शन करते रहते हैं मुबैना तौर पर। मतलब जो वो बात, वो इल्ज़ाम लगाया ना मोहम्मद खान भट्टी साहब ने, तो उसी के साथ वो बता रहे हैं परवेज़ इलाही से गुफ्तगू में कि जी वो मेरे पास बैठे हैं। उस ऑडियो वीडियो की क्या ऑथेंटिसिटी है? वो तो पाकिस्तान इल्ज़ाम तो लग गया ना उनके खिलाफ, 2-3 रेफरेंसेस तो आ गए ना। पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस दायर किया SJC में, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। उनको वो बिठा रहे हैं, उनको इस मुकदमे में बिठा रहे हैं, लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ को नहीं बिठा रहे। उनको लेकिन फ़ाइज़ साहब के खिलाफ जब रेफरेंस चल रहा था तो वो बतौर जज काम नहीं कर रहे थे जी। फ़ाइज़ ईसा साहब के खिलाफ जब रेफरेंस चल रहा था तो वो क्या बतौर जज काम कर रहे थे? देखिए, जब उनके खिलाफ वो बिल्कुल उन्होंने बाद में अपना बेंच छोड़ दिया था और वो अपना केस उन्होंने जो है लड़ना शुरू कर दिया। नहीं देखें, वो शुरू में वो बैठे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, किसी जज को उसके जुडिशियल फ्राइज से नहीं रोका जा सकता। लेकिन मेरी बात सुनो, लेकिन बाद में उन्होंने बेंच छोड़ दिया था। जब उन्होंने अपना केस खुद प्लीड करना शुरू किया, जब उन्होंने केस अपना लड़ना शुरू किया तो फिर उन्होंने मुकदमात की समाअत भी छोड़ दी थी। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी जो है, उनको इस खुसूसी बेंच में, जिसमें बताया जा रहा है कि PTI वाले लोग उनका काम कर रहे हैं और जो PTI के ही जो है स्पोर्ट्स से बनने वाले चीफ मिनिस्टर यानी परवेज़ इलाही साहब, जिस फ्रैंक अंदाज से वो कह रहे थे और छड़ना यार में आ रहे हैं, यू नो, चीफ वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं, उनको वो कह रहे हैं छड़ना यार में आ रहा है, प्रोटोकॉल तो बगैर आ रहे हैं। मतलब ये आपने ऑडियो सुनी है ना? तो ऐसी जब बात आई है तो उसके बावजूद उनको इस बेंच में शामिल किया। मैंने सुनी है, लेकिन अब उसको तो किसी अदालत ने प्रूव नहीं किया है, उसको फॉरेंसिक नहीं हुआ है, अप्रूव नहीं किया। लेकिन उसमें क्या उन्हीं को ही शामिल करना है? बाकी गलत इल्जाम है ना, पाकिस्तान में इल्जाम गलत है के लिए समझ लेते हैं कि गलत इल्जाम लगाया लेकिन इल्जाम तो लगा हुआ है ना। इल्जाम इले हैं उनके साथ आपने फिर क्या किया? मतलब आपके सामने है। आज तो KP बार ने भी जो है वो एक रेफरेंस जस्टिस मज़ार नकवी के खिलाफ भिजवा दिया है, पाकिस्तान बार काउंसिल ने रेफरेंसेस भिजवा दिए हैं, वो टेकअप भी हुए हैं। बहरहाल ये चीफ जस्टिस के डिस्क्रिप्शन है कि वो कौन सा मामला टेकअप करते हैं। चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने पूरी सुप्रीम कोर्ट को लेकर चलना है ना, कि ना कि ये मखसूस जजेस हैं जो अपने, जिनको ये हसनात साहब ने नाम दिया था लाइक माइंडेड का, और शुरू में मेरी बड़ी बहस होती थी इनसे। मैं कहता था इनको कि यार आप गलत बात कर रहे हैं, लेकिन आज मैं इनकी बात से ऑन एयर में बता रहा हूँ कि मैं इनकी बात से मुतफिक हूँ। ही वाज राइट एंड आई वाज रॉन्ग। इधर मतीउल्लाह जान साहब के साथ ऐसा सलूक ना हो जाए ना कि जो फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ हुआ है, तो ज़रा उनको भी बोलने दे। मैं असल में हसन भाई ने कहा कि हसनात वाज राइट एंड आई वाज रॉन्ग। हसन भाई जजों को दोस्त बनाते हुए भी रॉन्ग हो जाते हैं और राय देते हुए भी रॉन्ग हो जाते हैं। पहली बात तो ये, जजों को दोस्त बनाना ही चाहिए। जज हमारे चाचे मामे के बच्चे तो होते नहीं हैं, वो हमें बतौर जर्नलिस्ट ट्रीट करते हैं, दोस्त कोई नहीं होता। और हमें ये फिक्र नहीं करना चाहिए कि कोई नाराज़ होता है या नहीं होता। इसीलिए मैंने आज तक किसी को दोस्त बनाया ही नहीं है, जजेस को समेत, और ना ही चैम्बरों में जाके मैं कम से कम मिलता हूँ। जज जर्नल सियासतदान इनके साथ हमारा ताल्लुकदारी हम कह सकते हैं, दोस्ती नहीं कह सकते। जब आप जजों को चैम्बरों में जाके मिलेंगे बतौर साफ़ी ना, तो फिर आप बैठ के तज्ज़िये और राय नहीं दे सकते। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि ये खबर लेने के लिए मिल रहा होगा ना, खबर लेने के लिए देखें ना, ये बात कर रहे हैं, देखें जज जो ये बात कर रहे हैं, तो मस्जिद में मुलाकात हो जाती है, जज से मुलाकात तो मस्जिद में हो जाती है, जब फुल कोर्ट के बाद वहाँ पर मुलाकात हो जाती है। मस्जिद में मुलाकात जो है वो ज़्यादा उसका स्वाब होता है, ये तो बात मैं मानता हूँ। लेकिन बहरहाल आपने बात कहा कि कौन राइट है और कौन रॉन्ग है। देखें, चीफ जस्टिस इस वक्त कोई कानून नहीं है, और मौजूदा जो राइट्स हैं, चले इस पे अलग प्रोग्राम रखते हैं, वीडियो बना रहे थे आप उसमें अपना मौका, किसी की रिश्तेदारी हो सकती है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ की वीडियो बना रहे थे, उन्होंने कहा कि माय वाइफ शी हैज अ स्टिक। चले यार अपना याद है स्टिक का बताया था, कोर्ट रूम की बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी इस वक्त जो है चीफ जस्टिस के पास ज़रूर ये डिस्क्रेशनरी पावर है, और वो बनाते भी रहे बेंच के, वो बनाएं, मगर इशू ये नहीं है कि उनके पास पावर है या नहीं है। इशू ये है कि वो उस पावर को किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि ऐसे मौके पे कि पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के ब्रेक डाउन का ख़तरा है, और उस डिस्क्रिशन को वो ब्रेक डाउन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे या ब्रेक डाउन से बचाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये इस वक्त डिसीजन चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने चैम्बर में बैठ के लेना है। ये कोर्ट रूम के अंदर बैठ के उनको नहीं लेना चाहिए था। कोर्ट रूम के अंदर उन्होंने जिस तरीके से फुल कोर्ट को रिजेक्ट किया है, दैट वाज रॉन्ग।
क्योंकि ना तो अटॉर्नी जनरल की एक दरख्वास्त है, और अटॉर्नी जनरल कोई आम वकील नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, फेडरेशन का भी लॉयर है, चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी है, राइट टू ऑडियंस है पूरे पाकिस्तान की अदालतों में, एनी टाइम ही कैन वॉक इन एंड सीक ऑडियंस। तो वो जब कहता है फुल कोर्ट बनाए और चीफ जस्टिस बैठे बैठे कहते हैं भी डिसमिस रिजेक्ट, ऐसे नहीं होता। उस पर दलाइल होने चाहिए थे, उस पर आर्गूमेंट्स होने चाहिए थे फुल कोर्ट के ऊपर, तमाम पार्टीज़ को सुना जाता, उसके बाद रिटन जजमेंट के जरिए फुल कोर्ट को रिजेक्ट किया जाता। ये चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ये भूल जाते हैं कि वो अपने चैम्बर में नहीं बैठे, वो कोर्ट रूम में बैठे हैं। ये अच्छा, वो पहला रिटन जजमेंट आ गया है कौन सा, जो शुरू में जिसमें सदर और इंतखाबात से मुतालिक हुक्म दिया गया था? वो उसकी डिटेल जजमेंट भी अभी आनी है। अभी तक नहीं आई है। तीन जजों का अभी तक तीन जजों का डिटेल रीजनिंग नहीं आई, जिस तरह के 2 जजों ने दूसरों ने दाखिल किया। और ये उस रजिस्ट्रार का जो ये सर्कुलर था उसकी क्या? रजिस्ट्रार का सर्कुलर भी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे, यही तो मैं कह रहा हूँ कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल बार बार भूल जाते हैं कि वो किस वक्त चैम्बर में बैठे हैं या कोर्ट रूम में बैठे हैं। चैम्बर में जाके वो ऐसे इंतज़ामी ऑर्डर्स करते हैं कि जो उनको कमरा अदालत के अंदर डिसाइड करने चाहिए। काजी फायज़ ईसा का बेंच का जो ऑर्डर था वो एक जुडिशल ऑर्डर था, उसको आपने चैम्बर में बैठ के रजिस्ट्रार को फ़ोन पे कह दिया कि यार इस सर्कुलर निकाल दो। इस तरह जो है सर्कुलर। अच्छा, मुझे भी प्रोड्यूसर बार बार याद दिला रहे कि तुम कोर्ट रूम में नहीं बैठे हो, जरगे में बैठे हो, तो ब्रेक ले लो। तो एक ब्रेक के बाद इन सब से हल का पूछेंगे कि हल क्या हो सकता है। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में। बहरहाल नाजरीन, जो कुछ हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के माबैन, वो अच्छा नहीं हो रहा है। उस पर कोई भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी खुश नहीं हो सकता। और ये मामला अगर इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा तो इसका नतीजा मुल्क के लिए, अदालत के लिए, आईन के लिए अच्छा नहीं होगा। तनकीद एक तरफ एक साइड पे कर रहा है, दूसरी तरफ दूसरी साइड पे कर रहा है, लेकिन सवाल ये कि हल क्या हो। तो मैं बारी बारी आज के जरगा के शुरका से जानना चाहूँगा कि उनके नज़दीक इस बहरान का हल क्या है। जी क़य्यूम सिद्दीकी साहब। बिल्कुल, इस बहरान के हल की तरफ आने से पहले 2-3 छोटी छोटी बातें। देखें, बात यह है कि हमने ये कभी नहीं देखा कि एक बेंच इमरान खान साहब बतौर वज़ीर आज़म उनके ख़िलाफ़ कोई शिकायत आई हो, उसका केस सुन रहा हो, और फिर जब फ़ैसला आए तो अपने एक जज काजी फाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया जाए, और उस बेंच के अंदर उमरता बंदयाल साहब भी हों और उसमें इजाज़ुल एहसन साहब भी हों। फिर हमने कभी भी ये नहीं देखा है कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा का जो रिव्यू है वो डिसमिस हुआ, और पाकिस्तान की अदालती तारीख़ के अंदर महर रिव्यू डिसमिसल के बाद आने वाला सबसे तवील ऑर्डर है जो कि जस्टिस उमरता बंदयाल ने लिखा, और उस ऑर्डर के अंदर जो चीज़ें एडजुडिकेट भी नहीं हुई थी वो पता नहीं कहाँ से डाल दी गई। बहरहाल वो क्यों डाली गई उसका भी किसी दिन आपको बताएंगे कि वो कौन सी साजिश का एक बीज है जो अभी तक पनप रहा है इस अदालत के अंदर, और उस पर आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है। इसका अब हल क्या है? हुकूमत क्या करे और सुप्रीम कोर्ट क्या करे? देखें, इसका हल जो है वो अदलिया के पास है। पहली बात ये कि चीफ जस्टिस ने को चाहिए कि फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएं। अगर 5 दिन ये 184(3) की जो है ताख़ीर हो सकती है तो 5 दिन में आप फुल कोर्ट मीटिंग बुला के रूल्स बना लीजिए, और उसके बाद जो है उसकी रोशनी में आप इसको फुल कोर्ट बना दें, क्योंकि जो जिस आइन का हल्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल साहब ने लिया है, आंसू उस आइन के हल्फ को गहना नहीं सकते हैं। वही जो हल्फ है वो भी बाकी जज साहिबान ने लिया है। और जब फिर मैं यहाँ पे जस्टिस मंदोखेल जो हैं, जमाल मंदोखेल की उनके ऑर्डर के अल्फाज के अल्लाह रहम करे हमारे इदारे के ऊपर, और इन 3 जज साहिबान को आइन और कानून के मुताबिक दुआ करता हूँ कि ये आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला दें। फुल कोर्ट मीटिंग पहले बुलाकर 5 दिन के लिए इसको समाअत मुलतवी कर दें, और फिर उसके बाद फुल कोर्ट तश्कील दे दें। किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा, सबको ये फ़ैसला मानना पड़ेगा। अगर वाक़तन आइन ये कहता है कि 90 रोज़ के इंतखाबात हों तो कैसे जज साहिबान ये कहेंगे? देखिए, पहले दिन को आपस में ये जो अना है ख़त्म करनी होगी, और जो माजी में जो कुछ एक दूसरे के साथ करते रहे ये बुलाना होगा। फुल कोर्ट मीटिंग हो, वहाँ आपस में डिलिब्रेशन हो 2 दिन 3 दिन, उसके बाद जो है वो कोई एक फिर जो चीफ जस्टिस के इख्तियार है ये रेगुलेट होना चाहिए। सियासी मुकदमात की एडजुडिकेशन कम से कम हो,
और हाई कोर्ट को भी, वो हाई कोर्ट के जजेस जो हैं उन्होंने भी ओथ लिया हुआ है टू प्रिजर्व एंड टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, उनको भी काम करने दिया जाए। उनको सिर्फ जो है वो खाली आम जो लिटिगेंट दीवानी मुकदमात नहीं, उनका ये जो मैटर था, ये इलेक्शन मैटर, ये लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग था। ज़रूरत क्या थी कि आपको सुप्रीम कोर्ट में लाने की? तो वहाँ भी थोड़ा कॉन्फिडेंस दें उनको। जजेस की अपॉइंटमेंट में भी ये लाइक और डिसलाइक ना करें। अभी 2 जजेस की सीटें खाली हैं सुप्रीम कोर्ट में, 1 साल से स्ट्रेंथ पूरी नहीं हो रही। वजह क्या है कि चीफ जस्टिस के पास मेजॉरिटी नहीं है। जिनको वो लाना चाह रहे हैं, जो वो समझते हैं कि बेहतर है, उनको अप्रूवल दूसरी साइड से नहीं मिल रही। और ये देखें ना, इससे हर चीज़ में ना, आजकल उन्होंने कहा जी मैं किसी का अकाउंटेबिलिटी नहीं करूँगा। आप मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रखें, अगर किसी के खिलाफ है तो वो उसको जो है वो क्लीन चिट मिल जाए। ये क्या, मैं ये कह रहा हूँ कि एक साइड पे एक इंडिविजुअल चीफ जस्टिस की हैं और दूसरी साइड पे सारे जजेस, तो जब तक बैलेंस नहीं आएगा, तो खैर वो लॉन्ग टर्म बहुत कुछ करना पड़ेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म ये जो इमीडिएट मसला है, इसका हल आप भी समझते हैं कि फुल कोर्ट पहले मीटिंग हो, आपस में ये जो है वो डिलिब्रेशन हो, और उसके बाद जो है ये हसन अयूब साहब। सर मेरे ख्याल मुताबिक इससे फुल कोर्ट से पहले जजेस आपस में बातचीत तो शुरू करें ना। टॉकिंग टर्म्स ही नहीं है। जब बातचीत ही नहीं कर रहे एक दूसरे से, एक दूसरे को देखकर उधर मुंह करके निकल जाते हैं, तो मतलब फुल कोर्ट मीटिंग क्या होगी? इनमें आपस में पहले टॉकिंग टर्म्स होने चाहिए। इसके बाद देखिए, अब चीफ जस्टिस के पास इस वक्त जो अक्सरियत है वो अपने साथी जजेस की वो खो चुके हैं। इस टाइम उनके ऊपर जो एतमाद करने वाले जजेस की तादाद कम हो चुकी है 15 में से। तो उनको पहले अपने जिनकी वो एतमाद खो चुके हैं उनका एतमाद दें दोबारा, और उसके बाद जो है फुल कोर्ट मीटिंग करें। और ये केस जो है इसको भूल जाएं। ये केस जो है ये इतना अहम नहीं है जितनी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान अहम है, क्योंकि उसने पूरे मुल्क को, पूरे पाकिस्तान को इंसाफ तो उनको आपस में बिठाने और टॉकिंग टर्म पे लाने के लिए जाहिर बात है कि हुकूमती शख्सियात का तो उनसे रब्ता ठीक नहीं है, सियासतदानों का ठीक नहीं है। अखबार फुल कोर्ट मीटिंग से पहले बार कौंसिल ये कर सकता है, बार कौंसिल कर सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जस्टिस काजी फाइज ईसा और जो चीफ जस्टिस हैं इनके दरमियान जो टॉकिंग टर्म्स ख़त्म हुए थे वो बहाल कराए थे। अब दोबारा फिर इनकी बातचीत ख़त्म है, तो ये बातचीत जो है ये बहाल होनी चाहिए। देखें, ये ही जो तरीकाकार है कि अब मैं और आप बात ही नहीं करते, ठीक है, और तीसरा कोई बंदा बीच में है नहीं हमारी सुलह कराने के लिए, तो इनिशिएट आपको करना पड़ेगा ना। मुझसे उम्र में बड़े हैं, तो चीफ जस्टिस जो हैं वो सीनियरिटी में बड़े हैं, उनको चल के चले जाएं उनके पास। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी बात होगी कि जस्टिस काजी फाइज ईसा उनसे बात ना करें, वो जस्टिस सदात तारिक मसूद के पास चल के चले जाएं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसी बात नहीं, बात ना करें। आप फिर मुदाखलत कर रहे हैं। मैं मुदाखलत सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि बार इसलिए कर रहा हूँ कि ये कोई पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग का मामला नहीं है। बात यह है कि शाही सुप्रीम कोर्ट होगी या आइन और कानून के तहत चलने वाली सुप्रीम कोर्ट होगी शफाफ अंदाज के अंदर। दरअसल ये वो कॉन्स्टिट्यूशनल इख्तलाफ राय है। जी मतीउल्लाह जान साहब, क्या हल हो सकता है? देखिए, मेरे ख्याल में फुल कोर्ट अगर नहीं बनती, क्योंकि फुल कोर्ट ही इसका वाहिद हल है, अगर नहीं बनती तो फिर इसका अगला हल क्या है, ये भी हमें सोचना चाहिए। आई थिंक अगर चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल कल प्रोसीडिंग आगे लेके जाते हैं, जैसे वो कह रहे हैं कि सेक्रेटरी दिफा को सेक्रेटरी उनको तलब किया जाए, तो ये सरकारी मुलाजिम है। पहली बात तो यह सुप्रीम कोर्ट को सरकारी मुलाजमों को बराह रास्त तलब नहीं करना चाहिए अटॉर्नी जनरल की मौजूदगी में, और वफाकी हुकूमत और वजारत दिफा और वज़ीर दिफा की मौजूदगी में। अगर यह तलब किया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट खुद बाईपास कर रही है एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को, और स्टेट विद इन स्टेट एक पैरेलल गवर्नमेंट सेटअप कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन में जबकि अटॉर्नी जनरल को भी नहीं सुना गया पूरी तरह और सियासी जमातों को भी नहीं सुना जा रहा, तो अटॉर्नी जनरल जो है अगर उसको नहीं सुना जाता इतने अहम इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन इशू में जिसमें अटॉर्नी जनरल फुल कोर्ट मांग रहा है, तो फिर अटॉर्नी जनरल शुड रिज़ाइन। ये नहीं हो सकता कि एक तरफ अटॉर्नी जनरल फुल कोर्ट मांग रहा हो और कह रहा हो कि ये बहुत बड़ा आईनी इशू है और दूसरी तरफ चुप करके बैठ गया, अच्छा नहीं माना ना, ऐसे नहीं हो सकता। दूसरी बात, अगर इसके बावजूद भी अटॉर्नी जनरल अगर रिज़ाइन करता है तो उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट इसके बावजूद भी फैसला देती है दैन द इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर शुड रिज़ाइन, क्योंकि आइन का दफ़ा नौकरियाँ बचा के नहीं होता। अगर इलेक्शन कमीशन अटॉर्नी जनरल ये समझते हैं कि उन्होंने आइन का हर हाल में दिफा करना है, तो फिर उसका दफ़ा अपनी नौकरी को कुर्बान करके भी करना पड़ता है। ये नहीं हो सकता कि जो दे उसका भी भला हो, जो ना दे उसका भी भला। लेकिन ये जो पहले बहस हुई है तो भाई चंद बंदों के लिए बाकी सबको कुर्बान करते रहे। अगर इस सूरत में इतने सारे इस्तीफे मांग रहे, एक ही इस्तीफा गवर्नमेंट अगर चीफ जस्टिस के खिलाफ फॉर एग्जांपल अदा ना करे, हुकूमत अगर चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस लाती है तो उस सूरत में फिर कवायद क्या कहते हैं, वो एक इन बात होगी। मेरा नहीं ख्याल है कि इस तरह की एक
देखें ये काउंटर ब्लास्ट वाली स्ट्रेटजी नहीं होनी जब भी हुकूमत चाहिए, आई ये है बिल्कुल उसमें गलत नुकसान- बात है। अपनी लीगल लड़ाई लीगल प्लेन के ऊपर लड़नी देखें चाहिए। अगर वो मिसकंडक्ट करते चीफ जस्टिस तो हुकूमत को बिल्कुल वैसे लाना किया हुआ चाहिए। तो है, अभी ऑर्डर ऑफ द देखें, कोर्ट छुपा बहुत के। कुछ बहुत कुछ है और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जो हैं वो सबसे बड़ी रुकावट होंगे। मगर मैं समझता हूँ जो लेजिस्लेशन अभी प्रेसिडेंट के पास पहुँच चुकी है 25 दिनों के बाद वो लेजिस्लेशन इफेक्टिव हो जाएगी 20 दिन बाद। और फिर चीफ जस्टिस जो हैं वो कोई बेंच भी नहीं बना सकेंगे अपने किसी भी फैसले के खिलाफ रिव्यू के ऊपर भी। लेकिन जो पहले से बना चुके हैं तो उनका जिनको वो फिर जुडिशियल law के कॉग्निजेंस जब ली effect जा आते चुकी हैं, है, appeal right develop नहीं हो मतीउल्लाह जान, मैं चीफ जस्टिस हूं, मैं कहूंगा किसी को याद डालो हाई कोर्ट के अंदर और मैं कोर्ट में स्ट्राइक already- करवा दूं। already तो हाई कोर्ट में करवाएंगे ना, ऊपर जब आएगी सुप्रीम नहीं कोर्ट में तो वो बेंच कौन बनाएगा? तो वो मुतलका कानून Chief अगर Justice- मौजूद नहीं होगा तो जब- चीफ जस्टिस की पावर्स जो हैं वो नहीं, discretionary, कानून वो कैसे तो मौजूद नहीं बहाल होगा? रहेंगे। उसमें टाइम इस वक्त लगेगा discretionary और power उससे जो है पहले वो- बेंच बन जाएगा। डिस्क्रिशनरी पावर मेरे प्रोड्यूसर के Review पास में। है और वो बार बार मुझे कह रहे हैं कि वक्त ख़त्म हुआ है। लेकिन बहरहाल सब शुरका का एक नुक्ते पे जो ना मैंने महसूस किया है जिस पे इत्तेफाक है वो है फुल कोर्ट और तमाम जजेस का आपस में बैठने पे। और हम ये तवक्को करते हैं कि तमाम जजेस अपने आप को आईन और क़ानून का पाबंद समझते हुए इस बहरान से अपनी अदालत को भी और कौम को भी निकाल देगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।